हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं शैलेश बुरानी लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग एक्ट अपने कोर्स का, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करने से पहले अपन इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन को बताई गई है दैट इज सेल। सेल एज वी ऑल नो इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसका मतलब ये हो जाता है आप कोई सामान को बेच रहे हैं। बेचना कब कंप्लीट माना जाता है? जब मैं आपको सामान दे रहा हूं एंड आप मुझे पैसे दे रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है तो वो सेल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल से रिलेटेड डील करता है, किस चीज की? दैट इज ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन आगे जाकर अपन को बताई जाएगी, दैट इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स but includes stocks, crops, growing grass and crops that can be severed from land at the time of sale, that can be separated from land। यानी बेसिक क्रक्स इसका ये हो जाता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के द्वारा अपन कह सकते हैं कवर की जाएगी, बट अगर मूवेबल है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर कवर की जाएगी। अब स्टार्टिंग के अंदर अपन को बताई जाएगी सारी की सारी डेफिनेशंस एक साथ। उसके बाद अपन को बताए जाएंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जितने भी चैप्टर्स अपने लिए रहेंगे वहां पर अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स के बेसिस पे अलग अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल रहते हैं। एंड वो माइन्यूट डिटेल्स अगर अपन को समझ में नहीं आई तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज अ होल अपन को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली चीज अपन को इसके अंदर सारी डेफिनेशंस, देन टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स के बाद अपन को टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा। एंड लेटर ऑन ये चैप्टर कंटिन्यू करेगा स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर, चाहे वो कंडीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वारंटी से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीजें अपन को बताई जाएगी। अब हर चैप्टर के अंदर क्योंकि रेफरेंस टाइप ऑफ गुड का आएगा एंड उसके हिसाब से प्रोविजन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी का गुड्स है तो उसके केस में ओनरशिप से रिलेटेड अगर आपको प्रोविजन बताया जाएगा तो अलग होगा। एंड अगर जैसे ही टाइप्स ऑफ गुड्स चेंज हो गए तो उसके केस में ओनरशिप की कंडीशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। तो वो चीज अपन को दिमाग में रखनी है। तो यहां पर जब अपन डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स तो आपको बहुत अटेंटिवली इसको समझना है। अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको पूरी तरीके से समझेंगे। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज में ये गुड्स की डेफिनेशन अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई तो आगे वाला पूरा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। तो सबसे पहली चीज अपन को डेफिनेशंस बताई गई है। सबसे पहली डेफिनेशन अपन को बताई गई है बायर की, मींस अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स। एग्रीज टू बाय का मतलब ये हो जाता है आज आपने किसी चीज को बुक कर लिया एंड लेटर ऑन आप उसकी डिलीवरी लेंगे, या फिर बाइज यानी आज आपने पेमेंट करके सामान की डिलीवरी ले ली। सेम वे सेलर की डेफिनेशन अपन को बता रखी है, मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। नेक्स्ट गुड्स की डेफिनेशन बता रखी है, ये अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गुड्स की डेफिनेशन जो अपन को याद रखनी है। अब गुड्स की डेफिनेशन में अपन को बताया गया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड दैट कैन बी सिवर्ड। सिवर्ड का मतलब ये हो जाता है दैट कैन बी सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है एंड वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। तो ऐसी चीजें जो जमीन के साथ अभी के लिए अटैच्ड है बट जिसको सेपरेट किया जा सकता है जमीन से, दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन आपको बताई गई है। एक्शनेबल क्लेम इट रेफर्स टू अ क्लेम to a debt or any beneficial interest in movable property that can be enforced by a legal action in a civil court। यानी ऐसी चीज जिसका राइट आपके पास आएगा जब आप सिविल कोर्ट में उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यहां पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है कि प्राइस के लिए आप सेल कर रहे हैं या एग्री टू सेल कर रहे हैं। अगर प्राइस एलिमेंट मिसिंग है तो वो सेल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फिर वो गिफ्ट या चैरिटी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं सामान आपको ट्रांसफर कर रहा हूं जिसमें मेरा इंटेंशन आपसे पैसे लेने का नहीं है तो वो सेल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बताया गया है।
डेफिनेशन के फॉर्म में सबसे पहली चीज सेल की डेफिनेशन बताई गई है, व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, यानी हाथों हाथ सामान आपने दे दिया एंड उसके बदले में पैसे ले लिए, दैट इज सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये हो जाता है व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, यानी आज आपने एग्री कर लिया। ये मोस्टली आप ऐसी चीज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी का आपका एक मुहूर्त था, तो आपने मुहूर्त के टाइम खरीदने के लिए या डिलीवरी लेने के लिए आज बुकिंग कर ली, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, यानी आप डिलीवरी लेंगे ऑन सम फ्यूचर डेट। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन बताई गई है ऑफ प्राइस, जिसका मतलब ये हो जाता है द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब हो जाता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी आप अपनी इच्छा से सामान की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज डिलीवरी। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स, दैट इज बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस रिसीट और रेलवे रिसीट, यानी जब आप सामान ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द बायर टू द सेलर, तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है उसके पास उस गुड्स को होल्ड करने का ऑथेंटिकेशन है या परमिशन है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के अंदर मेंशन किया जाता है। अब बिल ऑफ लेडिंग हुआ, चाहे वेयर हाउस रिसीट हुआ, चाहे रेलवे रिसीट हुआ, ये सब एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के अंदर। नेक्स्ट मर्केंटाइल एजेंट आपको बताया गया है, an agent who in the customary course of business has authority to sell, consign, buy goods, raise money using goods as security, यानी ऐसा पर्सन जिसके पास आपने ऑथराइजेशन दे रखा है अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपके बिहाफ पे सामान को बेचने का, ट्रांसफर करने का या प्लेज करके उसके अगेंस्ट में पैसा रेज करने का, दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने ऑथराइजेशन दे रखा है इज नोन एज योर मर्केंटाइल एजेंट। नेक्स्ट आपको इंसॉल्वेंट बताया गया है, a person who has ceased to pay their debts and in the ordinary course of business or cannot pay debt as they become due, यानी जिन्होंने अपना उधार चुकाने से मना कर दिया, यानी उधार चुकाने की पोजीशन में नहीं है, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में दिवालिया बोलते हैं, यानी आपकी लीगली इन्फोर्सेबल लाइबिलिटी है जो आप पे नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इंसॉल्वेंट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हो। नेक्स्ट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। अब ये इंपॉर्टेंट अपने लिए इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे के सारे प्रोविजंस अपने लिए चलेंगे। एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड दूसरा अपने लिए आ जाएगा टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ये दो चीजें अपने लिए अच्छे से समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये दो चीजें अपन को समझ में नहीं आई तो आगे के हर चैप्टर के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको इन चीजों का रेफरेंस बताया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस चीज को समझने के लिए। सो अच्छे से यहां पर समझना क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब क्लासिफिकेशन के अंदर अपन को बताए जाएंगे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जिसके बेसिस पे अपन डीलिंग करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला टाइप अपन को जो बताया गया है दैट इज योर एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ये हो जाता है ऐसे गुड्स जो आप सेल से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करते हैं, दैट इज योर एग्जिस्टिंग गुड्स। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, पहले गुड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर हो रहा है, दैट गुड्स आर नोन एज योर एग्जिस्टिंग गुड्स। या अपन कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आपके साथ प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर अपन को अलग अलग क्राइटेरिया बताए जाएंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, गुड्स दैट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, जिसके अंदर सबसे पहला स्पेसिफिक, दूसरा असर्टेन एंड तीसरा अनअसर्टेन। अब स्पेसिफिक गुड्स का मतलब जैसा अपन ने डिस्कस करा, ऐसे गुड्स जो आप आइडेंटिफाई करके फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स इज नोन एज योर स्पेसिफिक गुड्स। अब अगर आप कैटेगराइजेशन देखें तो सबसे पहले आपके मेजर क्लासिफिकेशन रहेंगे, जिसमें आपका आ जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ये हो जाता है जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सेलर के पास पोजेशन में है। फ्यूचर गुड्स का मतलब ये हो जाता है ऐसे गुड्स जिसका पोजेशन फ्यूचर में सेलर के पास आएगा। कंटिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स हो जाते हैं जिसका पोजेशन आना या नहीं आना सेलर के पास डिपेंड्स अपॉन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब एक बार इनकी मेजर जो कैटेगराइजेशन है उनकी रीडिंग लगा लेते हैं, फिर एग्जिस्टिंग के अंदर जो सब क्लॉजेज है उनकी अपन रीडिंग लगाएंगे। नाउ फ्यूचर गुड्स,
goods that are not yet in existence or not yet acquired by the seller at the time of contract. Example, A agrees to sell wheat that would be harvested next month, यानी अगले महीने उसके पास जो सामान आएगा उसके लिए आज की तारीख में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो वो फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में आया. और लास्ट, कंटिंजेंट गुड्स, a type of future goods where the acquisition depends upon contingency, that is uncertain event, यानी goods आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, that depends upon some future uncertain event. A seller agrees to sell diamond ring if he successfully imports it from South Africa, यानी साउथ अफ्रीका से अगर रिंग आ गई तो मैं आपको दे दूंगा, that is your contingent goods. इसके रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते. जो मेजर क्वेश्चंस आपके बनेंगे दैट वुड बी रिलेटिंग टू स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन, जिसका बाइफर्केशन करना भी थोड़ा अपने लिए मुश्किल हो जाता है. रीजन बीइंग इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं. अब अच्छे से सुनना एंड समझना. सबसे पहली चीज अपने लिए स्पेसिफिक गुड्स हो जाता है. ये एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में है, यानी ये ऐसे गुड्स हैं जो सेलर के पास है एट द टाइम ऑफ सेल. अब स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ये हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दुकान पे गए, आपने प्रोडक्ट पसंद करा, उसके बाद आप सेलर के पास गए उसकी बिलिंग कराने के लिए, दैट इज योर स्पेसिफिक गुड्स. पहले गुड्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स. सेकेंड चीज जो अपन को बताई गई है दैट इज असर्टेन गुड्स. असर्टेन गुड्स का मतलब ये हो जाता है पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स हुआ, यानी कौन सा सामान आपको दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद आपको बताया गया या आपको दिया गया, दैट इज असर्टेन्ड गुड्स. एग्जाम्पल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके गोडाउन में किसी चीज के 1000 यूनिट पड़े हैं, बायर ने आपसे 100 यूनिट खरीदे, आपको पेमेंट कर दिया, आपने उसको बिल दे दिया. अब आप उसको अपने गोडाउन लेकर गए एंड आपने उससे आइडेंटिफिकेशन करवा लिया कि ये 1000 यूनिट में से ये पर्टिकुलर 100 यूनिट है जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, दैट इज असर्टेन्ड गुड्स. तीसरी कैटेगरी आ जाती है अनअसर्टेन गुड्स. अनअसर्टेन का मतलब ये हो जाता है सेम सिचुएशन, 1000 यूनिट में से आपने 100 यूनिट खरीदी, बट कौन सी 100 आपको दी जाएगी वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई, दैट इज द कैटेगरी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स. तीनों केसेस में सामान सेलर के पास पड़ा है, इसलिए वो एग्जिस्टिंग के अंदर क्लासिफाई किया गया. फर्क ये हो गया, स्पेसिफिक के केस में पहले आइडेंटिफिकेशन फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, असर्टेन के केस में पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फिर आइडेंटिफिकेशन, अनअसर्टेन के केस में आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ. तो ये बेसिक डिफरेंस है अबाउट द 3 कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स. अब इनकी रीडिंग लगाते हैं. स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ये हो जाता है गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड and agreed upon at the time of contract is made. Example, a buyer agrees to buy a red Mercedes car bearing registration number MS12 AB1234. Next, ascertain goods not defined in the act but understood in practice as goods identified after the contract is made out of a larger bulk. Example, from a stock of 1000 bags of rice, 100 bags selected and marked for the buyer, यानी आपने सेपरेट कर दिए तो वह असर्टेन. अगर सेपरेट नहीं करे कि कौन सा प्रोडक्ट बायर को दिया जाएगा बल्क में से, सो वो अनअसर्टेन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. Goods which are not specifically identified or agreed upon at the time of the contract. Example, an agreement to sell 10 kg of sugar from 500 kg bulk without specifying which 10 kg, तो ये आपका uncertain goods की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. नेक्स्ट आपको बताया गया है अबाउट टाइप्स ऑफ डिलीवरी. जैसा अपन ने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस करा, अब अपन को टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में बताया गया है. टाइप्स ऑफ गुड्स में बेसिकली अपन ने 3 कैटेगरी मेजर डिस्कस करी, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट. एग्जिस्टिंग को फर्दर क्लासिफाई करा आपने 3 कैटेगरीज के अंदर. पहला आ गया स्पेसिफिक, दूसरा आ गया असर्टेन, तीसरा आ गया आपका अनअसर्टेन. अब आपको टाइप्स ऑफ डिलीवरी बताई जाएगी जिसके अंदर अगेन 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी आपको बताई जाएगी. एक हो गया आपका एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरा हो गया आपके लिए सिंबॉलिक डिलीवरी. अब जैसा अपन ने गुड्स को समझा, पहले अपन डिलीवरी को भी तीनों तरीके की समझते हैं, देन अपन उसकी रीडिंग लगाएंगे.
अब डिलीवरी का मतलब जैसा अपन ने ऊपर डेफिनेशंस के अंदर डिस्कस करा, दैट इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द बायर टू द सेलर, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर टू द सेलर, यानी जब बायर अपनी मर्जी से सामान का ओनरशिप पोजेशन दोनों सेलर को सेलर सामान का ओनरशिप एंड साथ ही साथ पोजेशन अगर बायर को ट्रांसफर कर रहा है अपनी मर्जी से, दैट इज योर डिलीवरी। अब डिलीवरी तीन तरीके की क्लासिफाई की गई है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपने फिजिकली वो फोन उठाकर बायर को दे दिया, दैट इज योर एक्चुअल डिलीवरी, यानी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, दैट इज द केस ऑफ योर एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड आपको जो बताया गया है दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाता है डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, जिसमें मोस्टली एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, उसमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कि पहले जो गुड्स होल्ड किए जा रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, अब उसमें से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स होल्ड किए जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, जिसमें एज सच एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता। तीसरा जो अपन को बताया गया है दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी, जब गुड्स ऐसे होते हैं दैट आर बल्की, दैट कैन नॉट बी फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक गाड़ी खरीदी तो गाड़ी उठाकर बायर को नहीं दी जा सकती, उसकी चाबी दैट इज एक सिंबल उसको दिया जाता है, दैट अमाउंट्स टू सिंबॉलिक डिलीवरी। अब तीनों का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा फर्स्ट के केस में, एक्चुअल डिलीवरी के केस में अपन ने देखा, मोबाइल फोन आपने खरीदा, मोबाइल फोन उठाकर सेलर ने बायर को दे दिया, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये हो जाता है सेलर का सामान एक वेयरहाउस में पड़ा है जो किसी थर्ड पार्टी का है, वहां पर एक वेयरहाउस का कीपर है, दैट इज एक अपन कह सकते हैं चौकीदार है, जो वहां पर सामान होल्ड कर रहा है आपके बिहाफ पे। अब उसमें 1000 यूनिट्स पड़ी है, जिसमें से 100 यूनिट आपने बायर को, दैट इज एक पार्टी अपन अज्यूम करते हैं बी को, आपने ट्रांसफर कर दिया। तो आपने क्या करा, अपने गोडाउन गए, 100 यूनिट सेपरेट आइडेंटिफाई करके बी को बता दिया कि मैंने आपकी 100 यूनिट्स अलग से सेपरेट करके रख दिए एंड आपका सामान यहां पड़ा है, एंड वहां के वेयरहाउस कीपर से मैंने बात करा दी एंड वेयरहाउस कीपर ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि मैं पहले 1000 यूनिट होल्ड कर रहा था ए के बिहाफ पे, दैट इज द सेलर, अब मैं 100 यूनिट आपके बिहाफ पे एंड 900 यूनिट सेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दैट इज डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जांपल अपन ने ले लिया, कार जैसा एक गुड्स होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बल्की होता है, दैट इज वो लिफ्ट करके आप फिजिकली हैंड ओवर नहीं कर सकते टू द बायर, उसके केस में आप कार की चाबी हैंड ओवर करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ योर सिंबॉलिक डिलीवरी। अब तीनों की डेफिनेशन अपन यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बायर और देयर एजेंट, लीगल बेसिस सेक्शन 33, एसेंशियल फीचर, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन्वॉल्व्स टैंजिबल मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसको आप देख सकते हो फिजिकली गुड्स हैंडओवर किए जाते हैं। एग्जांपल, अ सेलर डिलीवर्स अ बैग ऑफ राइस डायरेक्टली टू द हैंड्स ऑफ बायर। Constructive delivery, that is delivery by acknowledgement, when a third party who holds the goods acknowledges to the buyer that he now holds them on buyer's behalf। जैसा अपन ने डिस्कस करा, एक वेयरहाउस कीपर था जो गुड्स होल्ड कर रहा था पहले सेलर के बिहाफ पे, अब उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि वो गुड्स होल्ड कर रहा है बायर के बिहाफ पे, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसके अंदर नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, रिक्वायर्स एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पार्टी, ऑफन अकर्स वेयर गुड्स आर इन स्टोरेज। Example, goods are in warehouse, the warehouse man agrees to hold the goods for the buyer instead of the seller। और लास्ट आपको सिंबॉलिक डिलीवरी बताया गया है, डिलीवरी मेड बाय ट्रांसफरिंग अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग द गुड्स rather than the goods themselves। एग्जाम्पल, ये मोस्टली यूज किया जाता है इन केस ऑफ बल्की गुड्स, कॉमन सिंबल, कीज, टाइटल डीड्स, बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, सेलर हैंड्स ओवर द कीज ऑफ गोडाउन कंटेनिंग द गुड्स, और सेलर डिलीवर्स द रेलवे रिसीट और बिल ऑफ लेडिंग टू द बायर, यानी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैंड ओवर कर दिए, दैट इज ऐसा माना जाता है कि आपने गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। तो ये था अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने दो चीजों के बारे में डिस्कस करा। पहली चीज जो अपन ने डिस्कस करी दैट इज योर टाइप्स ऑफ गुड्स, एंड द सेकंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ डिलीवरी।
साथ ही साथ अपन ने डिस्कस करा अलग अलग डेफिनेशंस जो अपने पूरे चैप्टर में अपन को हेल्प करेगी, दैट इज सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, बायर हुआ, सेलर हुआ, तो उन सब के मीनिंग अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर डिस्कस करे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपके लिए रहेगी दैट इज योर टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरीज जो अपन को बताई गई थी, दैट इज स्पेसिफिक, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड कैटेगरी ऑफ गुड्स। साथ ही साथ फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स भी आपको बताए गए। डिलीवरी 3 तरीके की, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आपको बताई गई है। तो ये होता है अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करा अबाउट सोगा, दैट इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर और अपन कोशिश करके कंप्लीट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगले लेक्चर के अंदर। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।